हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स और यहां पर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास में हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। अभी हम साथियों, क्योंकि सीरीज नई स्टार्ट की गई है तो अभी पहले हम मई कवर कर रहे हैं एक बार, उसके बाद फिर हम जून पर जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से इस क्लास को एक्सेस करें, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखें और समझने की जो काबिलियत है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हर तरीके से चीजें आपको समझ आ सकें। तो सबसे पहली जो न्यूज हमारी आज की इस क्लास में इस पार्ट में देखने को मिलेगी वो है साथियों कि जो सरकार है उसने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। अब ये एक्चुअल में योजना क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो योजना है साथियों, विवाद से विश्वास योजना की अगर हम बात करेंगे, इसको यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ पर व्यय विभाग है बेसिकली, जो कि वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने साथियों इस स्कीम को लॉन्च किया है विवाद से विश्वास वन। और यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको रिलीफ पहुंचाने की बात की गई है। यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड 19 पीरियड से, कोविड 19 अवधि के लिए यहाँ पर स्पेशली रिलीफ प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण स्कीम आपको देखने को मिलेगी। नाम है इसका, सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। किस किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे? इसके अलावा आपको याद रखना है कि कब इसको अनाउंस किया गया था, तो यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। तो ये सिंगल फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, एमएसएमई को रिलीफ पहुंचाने के लिए यहाँ पर स्कीम को लॉन्च किया गया। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई एमएसएमई का क्वेश्चन दिखता है तो यहाँ पर आप ये डेटा ऐड कर सकते हैं कि स्कीम को लाया गया था विवाद से विश्वास वन को, जिससे रिलीफ मिल सके एमएसएमई को। अगला यहाँ पर न्यूज आती है साथियों, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता। देखिए, 3 इम्प्रिजन्ड आपकी ईरानियन फीमेल थी दोस्तों, जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने यूएन प्राइज जीता है। अब यहाँ पर है क्या खेल, पूरा एक बार खेल देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए साथियों? प्रेस फ्रीडम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। याद रखेंगे, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। समझ में आ रही है बात सबको? यहाँ पर साथियों जो 3 विनर हैं इनके नाम एक बार देख लीजिएगा। एक का नाम है निलोफर हमीदी, एक का नाम है इलाहे मोहम्मदी और एक का नाम है नरगिस मोहम्मद। तो इराक ईरान में मानव अधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता देखी गई, उस पर रिपोर्टिंग करने में दोस्तों उनको सम्मानित किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रेस फ्रीडम के लिए 3 महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका यूजीसी जो है आपका, जिसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हो, यूजीसी, उसने साथियों एक सीयू चयन पोर्टल फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए लॉन्च किया है। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फैकल्टी भर्ती के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन पोर्टल लॉन्च किया है। साथियों याद रखेंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने लॉन्च किया है एक यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल, यानी कि एक तरीके का एकीकृत भर्ती पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा इस पोर्टल से? यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट्स होती है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उसको यहाँ पर सीयू चयन के माध्यम से देखा जाएगा। ये पोर्टल साथियों प्रोवाइड करेगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म कैंडिडेट्स के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जॉब देख रहे हैं। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए तो आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा लेंगे और उनका एक पर्सनलाइज डैशबोर्ड बन जाएगा। याद रखें, अब जैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन हैं अपनी जो सबमिट किए हैं उसको वहां पर वो ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में।
अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को, और ट्रांसफर कर सकते हैं साथियों, एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर साथियों आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए देखने को मिलेंगी। तो कई बार क्या होता है, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं आपकी फैकल्टीज मेंबर्स की पोजीशन की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वो सभी यहाँ पर आपको इस पोर्टल के माध्यम से यूनिफाइड होती हुई दिखेंगी। आराम से यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं उनको ऑटो ईमेल भी मिल जाएगा कि नई वैकेंसी आ गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की नई वैकेंसी, आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर इनको ईमेल भी मिल जाएगा, ऑटो ईमेल। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूनिवर्सिटीज को अनेबल करता है कि वो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें, जो आवेदन आ रहे हैं उनको रियल टाइम में ट्रैक कर सके। इसके अलावा ये पोर्टल रियल टाइम एनालिसिस और इंसाइट्स देगा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो काफी सराहनीय कदम है कि यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती के लिए सेंट्रल जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप लोगों का ये पोर्टल लॉन्च किया है। एक अच्छा कदम, जिससे टीचर्स की जो कमियां हैं या रियल टाइम जो एक्सेसिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब फाइनली आपको बताइए, फिर जब एप्लीकेशन जाएंगे तो स्क्रीनिंग कमेटीज होती है यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशंस देखेंगे, चेक करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सबको एंट्री को चेक करेंगे। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर यूजर फ्रेंडली आपका ये पोर्टल बनाया गया है। साथियों याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन यहाँ पर एम जगदीश कुमार साहब की यहाँ पर बात करेंगे। ये है आपकी यूजीसी के चेयरमैन। तो काफी महत्वपूर्ण है। एक आप बोल सकते हो डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए, या अगर आप बोलना चाहो तो ई गवर्नेंस के लिए भी आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज आती है हमारे भारत के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन से। साथियों हमारा घरेलू कोयला उत्पादन 22% की बढ़ोतरी के साथ 5 साल में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी न्यूज है कि इंडिया का जो हमारा घरेलू उत्पादन है, कोयला उत्पादन, वो साथियों लास्ट 5 साल में 22% की वृद्धि की है। याद रखिएगा, कंट्री का जो हमारे ओवरऑल कोल प्रोडक्शन था उसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में 893.03 मिलियन टन आपका यहाँ पर प्रोडक्शन कोयले का देखने को मिला है। अगर हम इस प्रोडक्शन को 2018-19 के दरमियान देखेंगे तो ये 728.72 मिलियन टन था। तो आप देख सकते हैं भारत के कोयला, जो घरेलू कोयला उत्पादन है, उसमें 22.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। काफी बड़ी बात है 5 साल में। आपको पता होगा यहाँ पर प्रायोरिटी जो है मिनिस्ट्री की, वो मंत्रालय की जो प्रायोरिटी रही है पर्टिकुलर, वो ये रही है कि ये डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और ऑब्वियस बात है, यहाँ पर क्यों बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये इंपोर्ट्स जो हैं कोयले के, वो कम कम करना चाहते हैं। यानी कि डिपेंडेंसी जो हमने बाहर से ले रखी है उसको कम करने के लिए अगर आप घर में अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो इट विल हिनेंस कि आप चीजों को यूज कर पाए और बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, अगर मैं बात करूं आपसे, तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो आप लोगों का इंक्रीज हुआ है 703.21 मिलियन टन as compared to 606.89 मिलियन टन इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की भी बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड का भी ग्रोथ 15.9% आपको उत्पादन में देखने को मिलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। और याद रखें सब लोग, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज इसको बोल सकते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इकोनॉमिक्स की टर्म होती है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है आयात विस्थापन। आयात विस्थापन का मतलब क्या है कि हम अपने देश में ही चीजें उत्पादित कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर आपको उनको ले जाने की, मतलब बाहर से खरीदने की कोई आवश्यकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, अनुराग ठाकुर साहब ने लॉन्च किया है लोगो मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। साथियों याद रखेंगे सब स्टूडेंट, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने लोगो यहाँ पर, इसके साथ साथ जर्सी, मास्कॉट यानी कि शुभंकर, मशाल और गान लॉन्च किया है। किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तीसरा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 23 मई से 3 जून आपको देखने को मिला।
तो ओपनिंग सेरेमनी जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी वो 25 मई को देखने को मिल रही थी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर साहब के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। याद रखें, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसके जो आगामी संस्करण में देश भर में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 4700 अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद जताई गई थी और भागीदारी टोटल 7000 से अधिक तक पहुंच जाएगी, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपके वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। साथियों, यहाँ पर पीएम प्रसाद साहब है, इनको कोल इंडिया का नेक्स्ट चीफ बनाया गया है। देखिए, जितने भी आप लोगों के पीएसयूज में अपॉइंटमेंट होते हैं, तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है पीएसबी के द्वारा। पीएसबी क्या होती है? पीएसबी का मतलब है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। क्या मतलब है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड। तो इन्होंने रिकमेंड किया है सेंट्रल कोलफील्ड सीएमडी, और आप सब नाम जानते हैं इनका। इनका नाम है पुलाव रापू मल्लिकार्जुन, यानी कि पीएम प्रसाद साहब को नेक्स्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की बात की गई है कोल इंडिया का। ठीक है, प्रसाद साहब 1 जुलाई से भारत के सबसे बड़े कोयला, इंडियाज लार्जेस्ट कोल माइनर, कोयला खनिक का कार्यभार संभालने की उम्मीद जता रहे हैं, जो लगभग 80% खनन वस्तु के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपका याद रखें, तो काफी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट, छोटी सी न्यूज है। ये भी न्यूज आप चाहें तो सिंगल टच में, सिंगल रेफरेंस में नोट कर सकते हैं, ये सिंगल रेफरेंस में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर पर्टिकुलर इस न्यूज की, तो कोयला प्रोडक्शन, आप एनर्जी सेक्टर के लिए यहाँ पर ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण बैठता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैठता है। ये भी दोस्तों आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में याद करना है इसको। क्वेश्चन कुछ नहीं है, लूका ब्रेसेल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती गई है लूका ब्रेसेल। ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं, और ये पहले प्लेयर हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप से, यानी कि आपके महाद्वीपीय यूरोप से, जिन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। तो 4 बार के चैंपियन रहे हैं मार्क सेल्बी, इनको हराया है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में। 28 वर्षीय हैं साथियों। इस वर्ष के संस्करण से पहले कभी भी विश्व चैंपियनशिप में कोई मैच नहीं जीता है, और फाइनली ये मैच जीत गए हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लूका ब्रेसल की देखने को मिल रही है। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आप सबको जानकारी होगी, ये लॉन्गेस्ट रनिंग और मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है प्रोफेशनल स्नूकर के क्षेत्र में। यानी कि स्नूकर में, पेशेवर स्नूकर में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप लंबे समय तक चलने वाला और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहली बार 1927 की बात है, ये आयोजित किया गया था, और अब ये उन 3 टूर्नामेंट में से है जो स्नूकर की ट्रिपल क्राउन सीरीज बनाते हैं। तो स्नूकर की एक ट्रिपल क्राउन सीरीज होती है, उसमें एक टूर्नामेंट के रूप में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप भी आपकी देखी जाती है। साथियों, 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा देखने को मिली थी, आपको जानकारी होगी। बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं, भगवान बुद्ध की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें ना दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के बौद्धों द्वारा भव्य तरीके से दोस्तों मनाया जाता है प्रोग्राम, और बेहतरीन प्रोग्राम के रूप में आप इसे देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन चिन्हित की जाती है। यह 5 मई को इस बार दोस्तों देखने को मिली है, पड़ता है, और डेट जो है वो कंसाइन करती है। यहाँ पर उसका जो मेल खाने की बात आती है, वो पेनुम्ब्रा आपका जो लुनार एक्लिप्स है उसके साथ खाती है। देखिए, कहा यह जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके जन्म और मृत्यु की सटीक तारीखें ज्ञात नहीं है। इतिहासकार आमतौर पर उनके जीवन काल का अनुमान 563 से 483 पूर्व के बीच लगाते हैं। और इस बार अगर अनुमान को देखें तो 2585 बर्थ एनिवर्सरी गौतम बुद्ध जी की दोस्तों यहाँ पर इस बार मनाई जा रही है। और आप सबको जानकारी होगी, जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, नेपाल में, और 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बारे में सबको जानकारी होगी। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। साथियों, हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण नवाचार सर्वे आयोजित किया गया। याद रखेंगे, ये सर्वे हमारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, यानी कि डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विभाग है, उसके द्वारा एक सर्वेक्षण यहाँ पर जारी किया गया।
और ये यहाँ पर कोलैबोरेशन में किया गया है यूएनआईडीओ के, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान है जो औद्योगिक विकास के लिए ऊपर कार्य करता है। उसके साथ डीएसटी ने टाई अप, मतलब दोनों ने कोलैबोरेशन करके एक सर्वे किया और यहाँ पर ये देखना चाहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में जो इनोवेशन का लेवल है, यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें लोग कितने इनोवेशन से काम कर रहे हैं। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो ये पाया गया कि जो हमारा कर्नाटक राज्य है, इंडिया हैज फाउंड दैट द स्टेट ऑफ कर्नाटक इज नॉट ओनली द मोस्ट इनोवेटिव इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि कर्नाटक स्टेट ना ही सिर्फ आपके विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा नवाचार प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज ऐसी हैं कर्नाटक में इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो इनोवेशन कैरी कर रही है। तो हाईएस्ट इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सा स्टेट कैरी कर रहा है? कर्नाटक। और सबसे ज्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो आपकी इनोवेशन यूज कर रही है, तो ये कर्नाटक राज्य आपका यहाँ पर टॉप का देखने को मिला। नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे है ये आपका, जिसको निम्स 2021-22 के नाम से जाना जा रहा है, याद रखेंगे इस महीने की शुरुआत में जब जारी किया गया तो ये पाया गया था कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम को छोड़ दिया अगर जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन सबसे कम पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, अगर हम असम को छोड़ देते हैं, तो जो विनिर्माण क्षेत्र है, यानी कि जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हो इकोनॉमिक्स में, उसमें इनोवेशन सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। डीएसटी ने यहाँ पर रैंक कर्नाटक को सबसे ऊपर किया है, फिर तेलंगाना को किया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनको हाई इनोवेशन स्टेट बोला है जो अपने विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार या नई चीजों का, नई क्रिएटिव आइडियाज का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड आपका हिल स्टेट में नंबर टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, सर्विस सेक्टर्स में आप पढ़ सकते हैं कि सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है, उसमें इनोवेशन का क्या रोल आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव का हाईएस्ट स्कोर है। पूर्वोत्तर राज्य के अलावा लो परफॉर्मिंग स्टेट जो हैं उसमें झारखंड है आपका, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये आपके सब लोग याद रखेंगे सबसे मतलब कम लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इनोवेशन के मामले में। नेक्स्ट है आप लोगों का मेघालय में भारत। देखिए एक क्वेश्चन ये आईआर के ऊपर भी हो सकता है और एक बायलेटरल रिलेशंस के रूप में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में आपको पता होगा, भारत में मेघालय में भारत और बांग्लादेश के बीच में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। साथियों 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन आप लोगों का किया गया है इंडिया और बांग्लादेश में, और ये किस जगह किया गया है? तो मेघालय में एक जगह पड़ती है दावकी। तो मेघालय में दावकी जगह में ये आप लोगों का किया गया, याद रखिएगा। कहां पर? मेघालय के दावकी में भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स नित्यानंद राय, इनके द्वारा किया गया है। तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, इनके द्वारा मेघालय के दावकी में भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब ये जो लैंड पोर्ट है वो व्यापार को बढ़ावा देगा। लैंड पोर्ट विल बूस्ट ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करने की बात कर रहा है। अब जब आप दो देशों के बीच में यात्रा आसान बनाने की बात कर रहे हो, व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती के अवसर हैं, बंधन है, उसको मजबूत करने की बात की जाएगी और नए अवसर यहाँ पर खोले जाने की बात की जाएगी, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात की जाएगी। तो आईआर के रूप में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। दोस्तों जो दावकी आपका लैंड पोर्ट देख रहे हो, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा पैसेंजर्स को, और जैसे दावकी लैंड पोर्ट दोनों देशों के बीच में लोगों की आवाजाही और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्री और कार्गो टर्मिनल भवन, गोदाम, कैंटीन, निर्यात चालकों के शौचालय ब्लॉक, सीवेज, उपचार संयंत्र, कई सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करेगा। तो ये लैंड पोर्ट बेसिकली क्या करेगा? पैसेंजर्स को जो कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, वेयर हाउसेस, कैंटीन, टॉयलेट, ये सबकी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, याद रखिएगा। दावकी लैंड पोर्ट कहाँ पर है? तो ये मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है उससे लगभग 84 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
और दावकी लैंड पोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन हब आपको इंडिया बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, भारत की ओर लैंड पोर्ट के खुलने से दोनों देशों की सीमाओं के पार लोगों और सामानों की आवाजाही जो है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो लैंड पोर्ट का खुलना दोनों देशों की सीमाओं के पार लोगों और सामानों की आवाजाही का अच्छा होना यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट आती है, सिंगल लाइन की है। न्यूज है, एमसीसी के अगले अध्यक्ष होंगे मार्क निकोलस। साथियों, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं भूतपूर्व और कमेंटेटर हैं मार्क निकोलस। इनको माल्यबन क्रिकेट क्लब का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मौजूदा जो अध्यक्ष थे स्टीफन फ्राई उनकी जगह पर लेंगे मार्क निकोलस, और माल्यबन क्रिकेट क्लब के आपके हेड बनाए गए हैं। इसके बाद यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है कलकत्ता हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी कृष्णा भट्ट को अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक। ये क्या करेगा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में यहाँ पर चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बाकायदा चुनाव होंगे, इलेक्शन प्रोसेस होंगी, स्पोर्ट्स कोर्ट के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, तो यहाँ पर इनकी निगरानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसेंचर कंपनी का नाम आप सबने सुना है, एसेंचर कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी एक्सेंचर। एक्सेंचर इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अजय विज। संदीप दत्ता यहां पर लीड ऑफ फॉर इट्स इंडिया मार्केट यूनिट को पूरा लीड करेंगे, और एमडी एसेंचर इंडिया के बनाए गए हैं अजय विज। 20 साल का इनका करियर का अनुभव है, याद रखेंगे। और रेखा एम मेनन सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन जो है एसेंचर की ऑफ इंडिया की, वो 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप सब देख सकते हैं अजय विज का नाम यहाँ पर सामने आएगा, और 17 साल से आपके अजय विज साहब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एमडी काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, एसेंचर सर्विस कंपनीज में देखेंगे काफी महत्वपूर्ण कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बाबर आजम सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। साथियों, याद रखेंगे बाबर आजम आप लोगों के 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 5000 रन यहाँ पर बनाए हैं ओडीआई में, और ये जो रन मार्कअप किया है 97 इनिंग्स में किए हैं, 97 इनिंग्स में किए हैं। बाबर साहब ने हाशिम आमला साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 101 इनिंग का। तो पाकिस्तान के बाबर आजम फास्टेस्ट प्लेयर हैं जो 5000 रन पर आपके पहुंच गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के स्टार विराट कोहली ने 114 इनिंग में बनाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैटर डेविड वार्नर ने 5000 रन 115 इनिंग्स में बनाए हैं। तो प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के बाबर आजम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं जेवलिन थ्रोअर हमारे नीरज चोपड़ा की। देखिए, हमारे जो नीरज चोपड़ा साहब हैं, इसको यहां से ये हटा दीजिएगा, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा। दोस्तों याद रखें, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग टाइटल जीता है। अब यहाँ पर दोहा में, दोहा आपको पता ही है कतर में आपको देखने को मिलेगा। तो कतर में आपके चोपड़ा साहब जी के द्वारा, ये भी प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहां पर सिंगल लाइन में आपसे पूछेंगे दोहा डायमंड लीग टाइटल किसने जीता। तो यहाँ पर 88.67 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग खिताब यहाँ पर जीता गया है आपके किसके द्वारा, जय आपके नीरज चोपड़ा के द्वारा। कुछ दिन इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं आप, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे होता है, आपको जानकारी होगी, और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 दिन इस वीक के आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा फोकस ये है कि कुछ न्यूज प्री, कुछ न्यूज मेंस की स्पेसिफिक न्यूज आपके साथ वीकली कवर हो जाए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनी रहे। और आप लोगों की सैटरडे से वेंसडे 9 PM पर क्लास होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपकी क्लास आपको आज फ्राइडे में देखने को मिली है, सबको जानकारी होगी।
और इसी तरीके से दोस्तों प्लेटफॉर्म पर बने रहें और चीजों को सीखते रहें। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर रखें, कोई दिक्कत आप लोगों को किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।